Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 14th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट वन इज कांग्रेस सर्च टॉपल्स बीजेपी इन कर्नाटका. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉपल्स? टॉपल्स का मीनिंग होता है ओवरटर्न करना. तो हमने अभी क्या देखा, यहाँ पे कर्नाटका में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर क्या मिलती है, आपको जीत मिलती है. टोटल कितनी सीट्स थी आप यहाँ पर देखेंगे, टोटल यहाँ पर 224 सीट्स थी. मतलब आपको यहाँ पर अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए कितनी चाहिए होती है, आप सभी को पता है 50+1 मतलब मोर देन हाफ और उसमें 51% आपको यहाँ पे सीट चाहिए होती हैं. तो यहाँ पे टोटल कितना निकल कर आता है अगर हम देखेंगे तो 113 यहाँ पे सीट्स अगर किसी भी पार्टी को मिल जाती कि अगर उन्होंने ये 130 जो सीट्स है उसको यहाँ पर उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली है तो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो पार्टी उसकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी. तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस को 135 यहाँ पे सीट्स मिली हैं, बीजेपी को 66 एंड जेडीएस एंड जो अदर्स हैं यहाँ पर 19 एंड 4. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्लैंस था रिजल्ट का कि जो अभी कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं तो उसमें कांग्रेस ने क्या किया, सर्च किया है और बीजेपी को यहाँ पर क्या मिलता, बीजेपी को वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, टॉपल्स कर दिया. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं. Now next article is study on butterflies migrations open door for conservation. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बटरफ्लाइज का माइग्रेशन होता है उसकी स्टडी की गई है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे लिए डोर खुल गया है. मतलब कि हम यहाँ पर जो कंजर्वेशन है, अब माइग्रेशन होता क्यों है, इसके रीजंस होते हैं. जैसे कोई भी स्पीशीज है, चाहे वो बर्ड हो या फिर बटरफ्लाई की हम बात कर लें, कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज होती है वो माइग्रेशन क्यों करती है, क्योंकि वो जिस क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं, जो उनका नीचे होता है, हैबिटाट होता है, वो वहाँ पर मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बटरफ्लाई यहाँ पे ईस्टर्न घाट, जो हमारा ईस्टर्न घाट है यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा भी, जैसे कि हम मान लें थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट है, थोड़ा अच्छा मतलब कि मॉडरेट क्लाइमेट है, तो वहाँ पर उनको सही लगता है तो वो वहाँ पर रहते हैं. बट अगर यहाँ पर इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्या होने लगे, गर्मी होने लगे, समर के कारण यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गर्मी हो रही है या फिर जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जो स्पीशीज़ होती हैं, कोई भी स्पीशीज़ वो यहाँ पर माइग्रेट करने लगती हैं. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पे मेनली यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो मिल्क वीड बटरफ्लाइज होती है, इन्हें पूरी इनकी जो स्पीशीज होती है पूरी, इन्हें हम मिल्क वीड बटरफ्लाइज कहते हैं और इसमें रीजन के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया जाता है. जैसे कि आप ये फर्स्ट वन देखेंगे, ये कौन सी है, स्ट्रिप्ड टाइगर, इन्हें हम ब्लू टाइगर कहते हैं, और ये है कौन सी हमारी डार्क ब्लू टाइगर और दिस इज प्लेन टाइगर. ओके तो हमें बटरफ्लाइज में भी बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं. तो अभी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मिलियंस ऑफ मिल्कवीड बटरफ्लाइज अंडरटेक अ माइग्रेशन बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट इन द सदर्न इंडिया सीकिंग रिफ्यूज फ्रॉम हार्श समर. गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है जिसके कारण जो बटरफ्लाइज हैं वो ईस्टर्न घाट से कहाँ आ रही हैं, वेस्टर्न घाट में आ रही हैं. ओके अब जब यहाँ पर वेस्टर्न घाट का जब यहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा, चेंज होंगी, चीजें अलग होंगी, तो फिर वो वेस्टर्न घाट से कहाँ माइग्रेट करती हैं, ईस्टर्न घाट में माइग्रेट करती हैं. तो एक तरीके से क्या शो करता है, जैसे कि हमें क्या देखने को मिलता है, बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल मोस्ट ऑफ द मिल्कवीड बटरफ्लाइज इन द वेस्टर्न घाट concreted in large number of specific sites during the winter and dry season. When the summer and rain cool southern India, the butterflies migrate eastward into the eastern ghats to the plain. जब यहाँ पर ईस्टर्न घाट में हम यहाँ पर देखते हैं बारिश होने लगती है सारी चीजें, और जो रीजन होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, चीजें सही हो जाती हैं, तो वो फिर फर्दर क्या होती है, वेस्टर्न घाट से कहाँ, ईस्टर्न घाट की तरफ यहाँ पर माइग्रेट करती हैं. ठीक है, तो एक तरीके से कंजर्वेशन का मामला कहाँ से आ गया, कंजर्वेशन का मामला ये है कि जो माइग्रेशन होता है, जो भी बटरफ्लाइज होती हैं, इनका माइग्रेशन होता है, ये इकोलॉजी पर बहुत ही वाइटल इम्पैक्ट डालता है. वाइटल इम्पैक्ट इन द सेंस कि ये जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो बर्ड स्पीशीज होती हैं, ये किस में आपका हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन में यहाँ पर हेल्प करती हैं. अब देखिए लार्ज नंबर में यहाँ पर जैसे कि ये ईस्टर्न घाट है आपका, ठीक है, और यहाँ से वो कहाँ चली गई, वेस्टर्न घाट में चली गई, तो इस रीजन में पॉलिनेशन का जो नंबर है वो तो कम हो जाएगा, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है. अब यहाँ पर क्योंकि जो ये बटरफ्लाइज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिनेशन में, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है. इसलिए कई बार कहा जाता है कि ये जो क्लाइमेट कंडीशन को बता रहा है, माइग्रेशन हो रहा है मतलब कि
पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर रीजन का क्या है, जो क्लाइमेट है, हैबिटाट है, उनके लिए सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम वेरियस स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम क्या कर सकें, उस चीज़ों को यहाँ पर कंजर्व कर सकें। अब देखिए बटरफ्लाइज के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन्हें हम मोनार्क बटरफ्लाई भी कहते हैं, सिंपली इन्हें मोनार्क भी कहा जाता है, और ये मिल्कवीड बटरफ्लाई भी इन्हें कहते हैं। इनका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो क्या है, डेनिस प्लैक्सीपस। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। अब ये डिपेंड करता है कि बटरफ्लाई किस रीजन से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। तो कहीं पर इन्हें मिल्कवीड कहते हैं, कॉमन टाइगर कहते हैं, वनडेड कहते हैं, ब्लैक विंड ब्राउन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वेरियस बटरफ्लाइज देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज म्यांमार बांग्लादेश ब्रेस पोस्ट साइक्लोन मौका। अब यहाँ पे साइक्लोन मौका को क्या बताया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सीवियर बताया जा रहा है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 2007 में बांग्लादेश के सदर्न कोस्ट में एक साइक्लोन आया था जिसको हम कहते हैं सिदर साइक्लोन, जो कि अब तक का मतलब सबसे सीवियर साइक्लोन माना जाता है, जिसमें यहाँ पर हमने देखा था 3000 जो पीपल थे उनकी यहाँ पर डेथ हुई थी, इनकी जान गई थी। अब जो साइक्लोन मौका है, इसे सिदर जो साइक्लोन है उससे भी ज्यादा क्या बताया जा रहा है, मोस्ट पावरफुल यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पे म्यांमार और जो बांग्लादेश है, इसकी अगर हम स्पीड देखते हैं, मौका की जो विंड स्पीड है वो कितनी है, 220 किलोमीटर पर आवर है, जिसके कारण यहाँ पर जो बांग्लादेश है और म्यांमार है इसको सबसे ज्यादा यहाँ पे खतरा है। इसीलिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज रिफ्यूजीज थे वो जहाँ पर रहते थे तो उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी अथॉरिटी ने यहाँ पर ये इंश्योर किया है कि जो रोहिंग्याज है वो कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन ना करें। हम उन्हें यहाँ पे क्या इंश्योर करेंगे, जैसे कि ये म्यांमार से 5 साल पहले क्या आए थे यहाँ पर रिफ्यूजी बनकर, हम ये इंश्योर करेंगे कि उन्हें म्यांमार में फिर से वापस भेज दें। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर ये डिजास्टर होते हैं, इस तरीके के साइक्लोन्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन। जो माइग्रेट पीपल होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए वो माइग्रेट होकर आए हैं तो ना तो उन्हें अपनी जो कंट्री है वहां पर कोई प्लेस मिल पाता है, फैसिलिटीज मिल पाती हैं, और जहां पर वो माइग्रेट होकर आते हैं वहां भी उन्हें जो एक प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो माइग्रेशन का खतरा होता है। आपका यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, लैंड का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जो आपकी साइट्स होती हैं, आपका जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जान माल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर खतरा होता है। जो आपके जो लैंड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इनमें कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें नुकसान होता है। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, नेचुरल डिजास्टर में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है किसके बारे में, साइक्लोन मोका के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए यहाँ पे साइंस के सारे फैक्ट्स हैं, ये साइंस वाला पेज है आपका, और यहाँ पे छोटे छोटे हमारे स्नैपशॉट्स हैं, उनको पहले हम देखते हैं। पहला क्या है, हैमर हेड शार्क होल्ड देयर ब्रेथ ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्पेशली हम बहुत सारी जो फिशेस होती हैं, हम ये देखते हैं शार्क और फिश, वो क्या करती है जब वो डाइविंग करती हैं तो उस कंडीशन में वो अपनी जो ब्रेथ होती है उसको यहाँ पर रोक लेते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही, हैमर हेड शार्क की। हैमर हेड शार्क कैसा दिखता है, पहले आप इसकी एक पिक्चर देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये शार्क इस तरीके का होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो हेड होता है ये थोड़ा फ्लैटेड होता है। सामने से आप देखेंगे इसका जो यहाँ से देखेंगे इस तरीके से इसका यहाँ पर व्यू होता है। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जब डाइविंग करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपनी जो ब्रेथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब कि होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि वो क्या कर पाए, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन रख पाए। तो इवन सिर्फ ये हैमर हेड की बात नहीं है, यहाँ पर वेरियस शार्क्स हैं और जो फिश है वो क्या करती हैं, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जब वो डाइविंग करती हैं तो अपनी ब्रीथ को यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, hammerhead shark hold their breath to maintain body temperature as they hunt in deep cold waters. The previously unobserved phenomena which has brought similarity to breath holding thermoregulation strategy employed by marine mammals may be widespread among other deep diving shark and fish. Like most shark are fully एक्टोथर्मिक। तो एक्टोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, वो एनिमल्स, वो स्पीशीज जो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो क्लोड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्लोड ब्लड एनिमल्स जिनमें होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक स्पीशीज भी कहते हैं। कोल्ड ब्लड एनिमल्स का मतलब होता है कि वो स्पीशीज, वो जानवर जो, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, वो स्पीशीज जो मतलब कि अपना बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं, उसको रेगुलेट करते रहते हैं। मतलब कब कैसा बॉडी का टेम्परेचर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं, वो यहाँ पर अपने जो मतलब टेम्परेचर है उसको, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो इसे हम थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फिश क्या होती है, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसमें फ्रॉग आ जाएगा आपका, फ्रॉग भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लड यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज
डेटा रिवील्स होमो एडेप्शन टू डाइवर्स एनवायरमेंट। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो होमो स्पीशीज है, मतलब कि होमो सेपियंस है, हमारे जो एंस्टर्स रहे हैं, पहले कहा जाता था कि हम कैसे थे, जो मंकीज होते हैं, हम मंकीज की यहाँ पर क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। तो जो होमो सेपियंस है, पर्टिकुलरली इसमें होमो सेपियंस की बात की जा रही है, यूनिकली इक्विप्ड टू अडेप्ट टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। इन्हें यहाँ पर यूनिकली क्या किया गया है, इक्विप्ड किया गया है, जिससे कि जितना ये हमारा डाइवर्स इन्वायरमेंट है उससे हम क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। तो मतलब ये स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, हमारे एंस्टर के टाइम से, पहले मंकीज थे, उसके अकॉर्डिंग फिर जब सिचुएशन चेंज होती गई, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, हमारी बॉडी अपने आप को यहाँ पर क्या करती गई, इवोल्यूट होती गई, यहाँ पर इवोल्यूशन होता गया और चीजें क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो मतलब हमने इन्वायरमेंट को यहाँ पर क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं कि क्या उसका एडेप्शन यहाँ पर किया है। ओके, तो ये छोटी सी स्टडी थी, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजिंग डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यहाँ पर जो डायपर वेस्ट होते हैं, डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट होते हैं, उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, हमारा जो घर बनाने के लिए हम यहाँ पर कंक्रीट, सीमेंट, इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं, सैंड वगैरह का। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें हम डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट जो है उसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, up to 8% of the sand in concrete and mortar used to make a single story house could be replaced with shredded। तो यहाँ पर जो डायपर वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका जो हम मान लीजिए आपका ये 100%, इसमें हमारा सीमेंट है, आपका कंक्रीट है, सारी चीजें हैं। ओके, तो इसमें से जो 8% है वो किसका यहाँ पे योगदान हो सकता है, कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये जो हमारे डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी क्या है, इसके बारे में अभी पूरी यहाँ पे स्टडी की जा रही है, जिसमें उन्होंने ये पता चला कि सैंपल्स निकाले हैं, सैंपल्स कंटेनिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ डायपर वेस्ट टू मेजर हाउ मच प्रेशर दे कुड विथस्टैंड। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोपोर्शन निकाले जा रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मतलब कितना प्रेशर जो ये डायपर वेस्ट है, यहाँ पर कितना प्रोपोर्शन ऑफ वेस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसके साथ विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे जो वेस्ट है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और उस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो चीजें हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी कमी आ सकती है। ओके, तो जैसे कि हम सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट में यहाँ पर आपको पता है कि सीमेंट के लिए यहाँ पे कितना ज़्यादा होता है, आयरन सीमेंट हो गया, आपका सैंड हो गया, तो इन सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर कमी ला सकते हैं और हमको और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मिल सकती हैं। आपका वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, लॉन्ग कोविड की। अभी तक हमने कोविड के बारे में सुना था, अब एक नया टर्म आ गया है आपका, लॉन्ग कोविड, अ लिंगरिंग प्रॉब्लम रिक्वायरिंग ग्रेटर अटेंशन। लिंगरिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम मतलब कि आपको ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। लिंगरिंग का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर एक ही स्लो प्रोसेस, मतलब लास्टिंग, धीरे धीरे वो स्टार्ट होती है, आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपको फीवर है, फीवर में मतलब फॉर एग्जांपल आपको थकान हो रही है, थकावट हो रही है और आपके मसल्स में पेन हो रहा है, बट ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आपने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। बट ये जो प्रॉब्लम है कैसी हो रही, कंटिन्यूसली चल रही है, आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जिसके कारण आप अपने काम पर भी क्या कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये होती है आपकी लिंगरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो व्हाट इज लिंगरिंग प्रॉब्लम, जो वो प्रॉब्लम जो स्लो होती है और बहुत ही मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसे हम कहते हैं लिंगरिंग प्रॉब्लम। इसी को हम क्या कह रहे हैं, लॉन्ग कोविड। अभी तक हमें क्या देखने को मिला था कि एक स्टडी हुई है एम्स में, उन्होंने ये बताया, 2020 की रिपोर्ट है, कि इसमें यहाँ पर हमें जो लॉन्ग कोविड है उसके 10% जो इंसिडेंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ पे कोविड से यहाँ पे क्या हुए थे, डायग्नोस्ड हुए थे, तो उन्होंने ये बताया कि हम कोविड से ठीक तो हो गए हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि जब हम काम करते हैं तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें हमेशा ऐसा थकावट सा लगता है, मसल्स में यहाँ पे पेन रहता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है। मतलब 1 महीने से हो रहा, 2 महीने से हो रहा, तो मतलब जो रिकवरी का टाइम पीरियड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ए पर्सन को यहाँ पर क्या हुआ, सा कोविड से ये डायग्नोस्ड हुआ, ये यहाँ पर ठीक हुआ, हमने इसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हुआ, बट यहाँ पे जो रिकवरी प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल जब आपको फीवर आता है तो फीवर तो ठीक हो जाता है, बट 3-4 दिन तक आपको यहाँ पे थोड़ी थकावट लगती है, मसल्स में पेन रहता ही रहता है ना। तो जो रिकवरी पीरियड होता है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, लॉन्ग कोविड। अब यहाँ पे केरला में एक स्टडी में मिला है कि 62% ऑफ द लॉन्ग कोविड पेशेंट्स कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन 10 मंथ्स पोस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर 10 महीने हो चुके हैं इन्फेक्शन को, मतलब कि उससे ठीक हुए, बट स्टिल यहाँ पर क्या है,
जो लॉन्ग कोविड है उससे यहाँ पे लोग यहाँ पे डायग्नोस्ड हैं, जिसके कारण वो क्या रह रहे हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे उनको हमेशा थकान हो रही है, कहीं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंज इसमें ये आ रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग कोविड हैज बिकम डिफिकल्ट एज सेवरल सिम्टम्स आर रिपोर्टेड बाय दोज सफरिंग फ्रॉम इट। यहाँ पर इसको मतलब इसके कोई लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स नहीं है ना, कि मतलब इसके कुछ लास्टिंग सिम्टम्स हैं जिसको मतलब कि हम इसको यहाँ पर क्या कर सके, पहचान सके कि ये क्या है, ये पर्टिकुलर यहाँ पर डिसीज है। इसके लिए इसी के चलते यहाँ पर कोई भी अप्रूव्ड ड्रग नहीं है। अभी यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं जिससे हम क्या कर सकें, जो लॉन्ग कोविड है, ये जो कोविड नया आ रहा है, इससे हम क्या कर सकें, इससे हम डील कर सकें। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है ना, अब जैसे कोविड-19 कैसे बचा जा सकते हैं, सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट कर रहा है, ये वुमेन्स को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है एज ग्रुप तो कोई भी यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, बट सबसे ज्यादा ये अभी स्पेशली किसको अफेक्ट कर रहा है, विमेंस को यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। अब इसका जो एक ही रीजन है कि हमें क्या करना होगा, जो ये हम किस तरीके से जो लॉन्ग कोविड है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर जो सार्स कोविड वायरस CO2 वायरस है इससे यहाँ पर क्या हो, इन्फेक्टेड ना हो। ऑल्दो यहाँ पर क्या किया है, WHO ने ये अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड-19 क्या है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, बट यहाँ पर हमें इसे मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि ये पेंडेमिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमें प्रिकॉशंस लेते रहने होंगे जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ ब्रेक इन अ वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में आपको एक ब्रेक मिलेगा, मतलब कि एक गैप दिखेगा, उस गैप को हम क्या कहते हैं, पालघाट गैप। तो आप यहाँ पर देखेंगे सिग्निफिकेंट डिसकंटिन्यूटी इन वेस्टर्न घाट, द पालघाट गैप इज द अबाउट 40 किलोमीटर वाइड विद द स्टीप नीलगिरी एंड अनामालाई हिल्स बोथ राइजिंग अबव 2000 MSL इन ईदर साइड। अब यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, आपको यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा। नाउ सी, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये है हमारी नीलगिरी हिल्स, ठीक है, और ये आपका आ गया क्या, अनामालाई, ठीक है, अनामालाई है। इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, इस गैप को हम क्या कहते हैं, पालघाट गैप कहते हैं, और इसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है, पलक्कड़ गैप। ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया हमारा नीलगिरी हिल्स और ये हो गया हमारा क्या, अनामालाई रेंज हो गई, और इनके बीच में क्या है, एक गैप है। तो हमें वेस्टर्न घाट में बहुत सारे गैप देखने को मिलते हैं, तो उसमें से जो एक गैप है उसे हम क्या कहते हैं, पालघाट गैप कहते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में, मतलब कि ये पालघाट जो गैप है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट गेटवे इनटू स्टेट ऑफ केरला। मतलब केरला की तरफ जाने के लिए क्या है, एक गेटवे है, जैसे कि गेट होता है ना, हमारा डोर होता है, दरवाजा होता है, तो एक दरवाजे का तरह, एक गेटवे की तरह ये काम करता है। ठीक है, यहाँ से एक रिवर भी निकलती, उसका नाम क्या है, भारतपुजा रिवर, इसी मिडल मतलब कि ये जो गैप है यहाँ से निकलती है। आप इस मैप में देखेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ से एक जो रिवर है, ये जो इसको हम नाम दे रहे हैं, तो ये रिवर यहाँ से निकलती है, इसका नाम क्या है, इसको हम पोनानी रिवर भी कहते हैं और भारतपुजा रिवर भी यहाँ से कहते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, पलक्कड़ गैप से ही ये यहाँ पर क्या होती है, ओरिजिन इसका है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो वेरियस स्पीशीज जाती हैं, इसका क्लासिफिकेशन करें, वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन तो कैसा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो आपको याद रखना ये कैसा है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब कि हमेशा ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि एवरग्रीन रहता है, कभी यहाँ पे बारिश होती है कभी नहीं होती है। यहाँ भी मतलब कि आपको चेंजेस दिखेंगे, एक आपको दिखेगा क्या, नॉर्थ साइड और दूसरा आपका साउथ साइड दिखेगा। तो नॉर्थ रीजन में और जो साउथ रीजन की जो स्पीशीज है, फ्लोरा एंड फौना है, वहां भी हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, मतलब स्पीशीज में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्रॉग की जो स्पीशीज है वो इस साइड में, जो पालघाट जो गैप है यहाँ पर जो पाई जाती हैं वो कहीं और नहीं पाई जाती, एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये गैप बना कैसे होगा। तो पहला ये बताया जा रहा है कि द गैप इज अ जियोलॉजिकल शीर जोन दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे रन होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ईस्ट से ऐसे वेस्ट की तरफ आपका नीचे की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या और क्या कहा जाता है कि इसका ओरिजिन कैसे होगा, कि हम ऐसा कहा जाता है कि जो गोंडवाना लैंड मास था, आपका पता होगा गोंडवाना लैंड मास था, तो जब ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका यहाँ पे ब्रोक होते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ्स यहाँ पे क्रिएट होता है, एक ड्रिफ्ट क्रिएट होता है, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये मे बी जो पालघाट गैप है ये यहाँ पर क्रिएट हुआ होगा। और उसके बाद फिर ये बताया जा रहा है कि इंडिया एंड मेडागास्कर रिमेन एज वन लैंड मास अंटिल लार्ज स्केल वॉल्केनिक एक्टिविटी स्प्लिट द टू। यहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज स्केल में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है
जिसके कारण इंडिया और जो मेडागास्कर लैंड मास था उसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। तो वहां से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो पालघाट गैप है ये यहाँ पर लोकेट है। यहाँ पे हमें कुछ स्प्लिट जो रिंग्स हैं वो हमें यहाँ पर स्प्लिट ऑकरिंग यहाँ पे दिखाई दी है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वो कहाँ पर है, पालघाट गैप में है। ओके, यहाँ पे अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो लैंडमास स्प्लिट हुआ है वो 100 मिलियंस पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे वेरियस स्पीशीज की बात की जा रही है। इस रीजन में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, बहुत ही अलग है हमारे नदर्न रीजन से। हम देखेंगे इस रीजन में स्पेशली जो एलिफेंट्स हैं उनका जो डीएनए है उसका ट्रायल किया है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, उनके माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसमें बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलता है, डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर हमें बर्ड्स भी, वेरियस बर्ड्स भी दिखाई देती हैं कि हम देखते हैं कि जो एंडेमिक बर्ड्स हैं मेनली यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है कि जो नीलगिरी ब्लू रॉबिन्स हैं और यहाँ पर वाइट बेलिड ब्लू रॉबिन्स हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पर आपका नीलगिरी है और यहाँ पर अनामलाई रेंज है। अब यहाँ पर क्या है, पालघाट गैप है। तो इस रीजन की जो स्पीशीज है और इस रीजन की जो स्पीशीज है थोड़ा सा ही गैप है, बट स्टिल हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ओवर यहाँ पर हम देखते हैं 415 स्पीशीज, मतलब कि मोर देन 450 स्पीशीज यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की पाई जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रीज की स्पीशीज देखते हैं तो 450 स्पीशीज यहाँ पे ट्रीज की पाई जाती है, मतलब पेड़ों की यहाँ पर 450 स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, जिसको हम देखिए एक ट्री का नाम यहाँ पे क्या है, चंपा ट्री है। ओके, तो मतलब ये हमारे लिए ये जो रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि अब इसका आर्टिकल आया तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कैसा ही Palghat Gap is a low mountain pass in the Western Ghat between in Tamil Nadu and Palakkad in Kerala. ठीक है, इट हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 140 मीटर विथ वाइड ऑफ 20 to 30 किलोमीटर्स। द पास इज लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू दी साउथ। तो ये नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी आ जाती है आपकी नीलगिरी और यहाँ पर आपकी आ जाती है अन्नामलाई रेंज। तो इनके बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं पालघाट गैप। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी रिवर निकलती, पोनानी रिवर, और उसको हम क्या कहते हैं, भारतपुजा रिवर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसी यहाँ से निकलती हैं। पालघाट गैप प्ले अ मेजर रोल इन एनेबलिंग ह्यूमन माइग्रेशन इनटू केरला फ्रॉम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पर केरला से तमिलनाडु की तरफ मतलब कि मूव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमने देखा था 2 बर्ड्स के बारे में, तो ये देखिए आपकी कौन सी है, नीलगिरी ब्लू रॉबिन है। इसे आप डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप दोनों बर्ड्स को यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। दोनों सेम है बट थोड़ा सा यहाँ पे कलर में क्या है डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और ये क्या है, व्हाइट बेलिड ब्लू रॉबिन, ये यहाँ पर हमें अन्नामलाई जो रेंज है आपका सदर्न साइड में वहां पर पाई जाती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। पालघाट गैप से रिलेटेड सारी चीजें, इसे हम पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।